कैसे हो आप लोग? तो कभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। अच्छा, मैंने कल चर्चा की थी आपसे कि संस्कृति की डेफिनेशन क्या है, किसी ने बताया था क्या? हाँ जी, अभी देख के आए होंगे तब भी बता सकते हैं क्या? नहीं, अभी भी नहीं बता रहे हो? चलो और मौका दे देता हूँ। हाँ, शाबाश, ये संस्कृति के पार्ट हैं। हाँ, ये संस्कृति के पार्ट हैं। वास्तव में कुछ अच्छा है, मुझे तो पहले ही पता था। अभी देखो, आप इस सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे विगत क्लास में। टॉपिक था आपका राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, ध्यान से सुनना आप लोग। लोक देवता, और इस लोक देवताओं के अंतर्गत आप विगत समय में कई लोक देवताओं का अध्ययन यहाँ कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको विगत क्लासों में गोगा जी पढ़ाया, बाबू जी को पढ़ाया, विगत डे ही हमने पढ़ाया था रामदेव जी को। रामदेव जी से जुड़ी हुई कुछ सामान्य सी जानकारी आपने यहाँ एक्सेप्ट की, बताया था आपके लिए, और शायद मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत घर पर रिवीजन किया होगा तो याद भी हो जाता है। ठीक, अभी हमें जो प्रमुख लोक देवता जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है उनका अध्यापन करा रहे हैं। बाकी की पढ़ना सबको ही है, चाहे पंचपीर हो चाहे अदर लोक देवता हो। अभी नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण लोक देवता का मैं यहाँ अध्यापन करा रहा हूँ, नाम है तेजा जी। हाँ जी, है जी। शायद मेरे हिसाब से संभावनाएं और तलाशी जा सकती हैं, वो आप अपने स्वयं के अकॉर्डिंग देखें। जितनी आप स्वयं के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं उसकी तो कोई रोक टोक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, एग्जाम्स और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क, विगत एग्जाम रिव्यूज का अध्ययन करके, और हम जो टारगेट निर्धारित करते हैं कि यहाँ से संभावना रहती है, ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्क कराया जाता है। नहीं, मुझे ऐसा शौक नहीं है कि भाई पूरी की पूरी यहाँ सब लीला ने लिखा जाऊँ थोड़ी वाइज, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी की एक आपको निश्चित रूप से यह है कि आप लोग स्वयं अगर वर्क कर सकते हैं इस पर, ये एक बेस है, ये एक बेस है, फ्रेम है, इस पर आप अगर और अध्ययन करके अपने कुछ आंकड़े और फिक्स कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। हम भी करते थे विगत समय में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे एक साथी, जब मैं 2016 की बात है, 16-17 की बात है, तो मैं जयपुर अध्यापन करा रहा था मिशन इंस्टीट्यूट में। तो उस समय एक मेरे साथी वहाँ पर थर्ड ग्रेड टीचर थे, साथ गए थे, वहाँ गर्मी की छुट्टियाँ थी, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी करने गए थे, और उन्होंने ट्यूशन लगाया वहाँ के एक प्रतिष्ठित टीचर से जो मेरे साथ अध्यापन भी कराते थे और सेपरेट उस समय अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर। तो वो पढ़ के आते थे, कहीं उन पे डाउट नहीं था कि अच्छे टीचर हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी संख्या में पढ़ रहे थे उनसे। पढ़ के आते थे तो घर पर उनके साथ उनके पास कई किताबें रखी होती थी, फिर उन किताबों को देखते थे और जो मैटर उनमें से जो मिलता था उसको ऐड करते थे। देखो, मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ, उसको ऐड करते थे और कहीं ना कहीं वो जो पन्ने वो लिख के लाते थे, वो पन्ने जस्ट डबल हो जाते थे, आई मीन उनमें लिखावट डबल हो जाती थी। लेकिन उनका एक और सिस्टम था कि उसी जो मैटर था फिर उसको वो सॉर्ट करते थे, यानी 4 पेज हैं तो उनको ग्राफिक बना करके सॉर्ट करके उसको 1 पेज का कर देते थे, और उसके अकॉर्डिंग उनका वो कलेक्शन करके कॉपी पेज को कलेक्ट करके अपनी फाइल में लगा देते थे। मैं उनसे यही पूछ रहा था, मैं तो अध्यापन कराता था लेकिन सबसे जिज्ञासा रहती है भाई कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो मैंने एक चीज़ देखी, वो कहते कि साहब देखो, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जिनका भाई 10-15 अनुभव है,
सक्सेस आदमी हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव अपनी जगह है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं, तो उन पर हम डाउट नहीं कर सकते। हम अपने अध्ययन के तहत अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये हमारा होमवर्क है, फिर ये इनकी शॉर्ट क्यों करते हो, फिर आप 4 का 1 क्यों कर देते हो? कि ये हमारे लिए एक स्मार्ट वर्क है। इसको हम जब एग्जाम से पहले, एग्जाम जब होगा उससे पहले हमें पता है कि इस पूरी थ्योरी को हम एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो शॉर्ट वर्क है, ये जो हमारा थ्योरी हमें लगभग याद हो जाती है, इसको एग्जाम से पहले हम 4 से 5 बार रिवाइज कर जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वर्क है, हमें थ्योरी हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी। तो 4 से 5 बार जो रिवीजन होगा ना, वही उस समय एग्जाम में काम आएगा, वही क्या आएगा, काम आएगा। ये ठीक है। बाकी की तो मैं आपको बता दूं, मेरे प्रिय स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी बड़ी संख्या में देखा है जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जिनके संदर्भ में, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास है और शायद वो अगर बाई चांस भविष्य में भी इस बात को सुनेंगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि मैंने उनको 3-3 बार 4-4 बार पढ़ाया, कभी फर्स्ट ग्रेड में, कभी सेकंड ग्रेड में, कभी रीट में, कभी उनको पटवार के बैच में भी पढ़ाया। और मुझे पटवार के बैच से ही ऐसा लगता था कि ये छोरे कुछ करके गुजरेंगे, यानी दुनिया के जीनियस बंदे वही थे मेरी नज़र में। उनका ऐसे आंसर आता था, थोड़ा पूछता था मैं, तुरंत आंसर। हकीकत तो ये थी, मैं कहता था यार कुछ भी हो ये छोरे निकलेंगे, लेकिन सक्सेस ना होने के बाद दोबारा फिर से उन्हीं क्लासों में आ जाना, फिर से उन्हीं क्लासों में आ जाना। ये कहाँ क्या था? बाद में जब इस पर बात की गई, मैं अपने साथी टीचर्स ग्रुप से भी चर्चा करता था, यार मैंने कहा यार मुझे लगता था ये लड़का बहुत जीनियस है, पास होगा, फिर ये क्यों रह जाता है? तो कहीं चर्चा के तहत ये बात आई कि ओवर कॉन्फिडेंस। सर ये एग्जाम तैयारी नहीं करते, ये रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने वाला कभी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, रिसर्च काम नहीं आता, और बार बार एग्जाम्स में रह जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, जो सांगा था ना, सांगा अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, तो इसके बराबर सेना नहीं थी। 2 लाख सैनिक, 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत, इतनी विशाल सेना के बावजूद वो अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चाहे कैसी भी युद्ध पद्धति थी, पराजय की कल्पना नहीं की जा सकती थी। पूरे हिंदुस्तान में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि सांगा हार जाएगा। लेकिन ना जी, घूम के जाना, एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पीछे से घेरूंगा, आगे मेरा राजपूताना, पीछे से मैं घेरूंगा। फिर 1 महीने तक सेना का लगातार घूमकर आना, 1 महीने लगातार सेना चल रही है, थकान का महसूस होना, तो कई सारे लॉजिक थे। तो कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। ठीक, अगर आप स्वयं अगर क्षमता रखते हैं, और कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ो, अगर निश्चित रूप से हम एक वे देते हैं, उस वे पर चलते हुए आप साइड को कवर कर पाते हैं तो कवर करो। ठीक भाई, ध्यान से सुने। तेजा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे आज वार्तालाप करके, बाकी ऑनलाइन क्लासों में इतनी वार्तालाप हो नहीं पाती हैं। सभी को मेरी नमस्ते, ऑनलाइन स्टूडेंट को। तेजा जी के बारे में सामान्य सी जानकारी, बिल्कुल सामान्य जानकारी, और कहीं ना कहीं मैंने विगत, देखो हम अगर हम 4 से 5 में यहाँ लगातार मुख्य महत्वपूर्ण जो लोक देवता है उनका अध्यापन कराऊंगा, तो मेरा मानना है कि शायद 10 से 20% स्टूडेंट ही ऐसा होगा जो 5वें दिन, यदि मैं 5 लोक देवताओं के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स पूछूंगा ना, तो आंसर दे पाए। 10 से 20% स्टूडेंट होगा बस। बाकी की पूरा स्टूडेंट यदि आंसर नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इन्हीं चीज़ों को पूर्णतः याद करना है। आगे का वर्क तो जब होगा, और हम कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में पूर्णतः याद कर चुके होते तो हम अब तक एग्जाम पास कर चुके होते, क्योंकि अलग से क्वेश्चन बन के आए ही नहीं, आए तो इन्हीं में से हैं। तेजा जी जिनका जन्म कहाँ हुआ जी, देखो कितनी नॉलेज है माइस्ट, खड़नाल नागौर। ठीक भाई, खड़नाल नागौर, और ये जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। ठीक भाई, जन्म कहाँ हुआ, खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में। हम बात करें इनके पिता का नाम, देखो सरल कितनी चीजें हैं। पिता का नाम सब जानते हैं, ताहड़ जी। इनकी माता का नाम
माता का नाम क्या? राज कुबरी। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे सब जानते होंगे, ठीक भाई। और एक्चुअली ये भी जानते होंगे कि पेमल दे जो थी वो पनेर की थी, और पनेर कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ये बात विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो इनका वंश, ये नागवंशीय जाट थे, नागवंशीय जाट। और इनका गोत्र, हाँ जी, इनका गोत्र था धौलिया, और इसी गोत्र की वजह से इन्हें धौलिया वीर भी कहा गया। तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो तेजाजी की घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम क्या? लीलण या सिंडगारी, ये भी नाम मिलता है इसी का, लीलण या सिंडगारी। ठीक भाई। अब देखो कितना सरल डाटा है। एक्चुअली अगर हम इनका प्रतीक देखें तो ये अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार है, ठीक। और सर्प इनकी जिब्या पर, देखो जिब्या थोड़ी सी निकल रही है, उस पर काटते हुए दिखाया जाता है। और ये हुआ था इनके साथ घटनाक्रम के तहत, जो आपको बताया भी जाएगा। आप देखो कितना सरल पढ़ा हमने। तेजाजी जिनके जन्म कहाँ हुआ? खडनाल नागौर में। यहाँ इनका मंदिर भी है। अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से पूजा यहीं पर की जाती है, खडनाल नागौर में। एक्चुअली जो चर्चित मंदिर है वो परवश्वर नागौर में है, सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा यहीं पर की जाती है खडनाल नागौर में। मंदिर तो इनके बहुत सारे, भावता में है, ब्यावर में है, सेंदरिया में है, सुरसुरा में है, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी पूजा यहीं की जाती है खडनाल में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। अभी इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुबरी, पत्नी का नाम पेमल दे, और इनका वंश कौन सा? जाट। इनका गोत्र धौलिया, और इनके घोड़ी का नाम शिगारी या लीलड़। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं जी इनके बारे में। लोक देवता तेजाजी के अन्य नाम। अन्य नाम की बात की जाए तो इन्हें और भी नामों से जाना गया, जैसे कि इन्हें कहा गया सांपों का देवता। अच्छा, एक तथ्य बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही रोचक तथ्य। एक क्वेश्चन, सामान्य सा क्वेश्चन, कि आपने विगत क्लासों में गोगा जी पढ़ा। गोगा जी में मैंने लिखाया इन्हें नागों का देवता कहा जाता है। ठीक भाई। अभी मैं यहाँ लिखा रहा हूं इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई सांपों का देवता कौन कहलाता है, तो आंसर क्या होगा? और नागों का देवता क्वेश्चन आता है तो, अच्छा, सांप नाग में अंतर क्या है? हाँ हाँ हाँ, सांप बड़े हैं, नाग बड़े हुए। अच्छा अच्छा, इससे ये पता है नाग यूं होते हैं, सांप यूं होते हैं। नहीं, अगर कोई रोचक जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई तर्क? मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हाँ, हम ठीक है, साइलेंट कर दो। इनकी बात करें। हाँ जी, सांपों का देवता, नागों का देवता। ठीक, कोई डिवीजन सांप नाग में आप कर सकते हो? एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक भाई, कोई डिवीजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ये यूं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक भाई। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं
कि दोनों ही आई मीन गोगाजी सांपों या नागों के देवता हैं और तेजाजी भी सांपों व नागों के देवता हैं। ठीक है, ऐसा ये भी डिवीजन गलत है कि भाई नागों का आ जाए तो गोगाजी को कर दो, सांपों का आ जाए तेजाजी को, ऐसा गलत है बिल्कुल। है क्या ये? बिल्कुल। क्योंकि आप गवर्नमेंट किताब पढ़ के देखो, गवर्नमेंट किताब पढ़ोगे तो आपको तेजाजी गोगाजी के अंतर्गत भी सांपों का देवता मिलेगा और इनका भी सांपों का देवता मिलेगा। अब तुम सोचेंगे कि साहब देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टूडेंट की तो जिज्ञासा बहुत बड़ी होती है कि गुरुजी दोनों आगे ऑप्शन में तो क्या करें। देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो एक चीज स्पष्ट कर दूं कि दोनों आगे ना, पहली बात तो ऐसा कभी होता नहीं कि बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं है जितना आप सोचते हो कि भाई ऐसा बना देगा, ऐसा नहीं है कभी भी। ठीक है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हो हर एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं और लैप्स भी होते हैं, सबको पॉजिटिव मिलता है। ठीक, तो ये तो टेंशन फ्री रहो। और आप अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो किसी को भी करके आएंगे, दोनों ही गवर्नमेंट किताबों में आप जाके अध्ययन करें, स्वयं जाके देख लेना, क्योंकि मैं आप सबसे बड़ा गुरु किताबों को ही मानता हूँ। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, दोनों ही सांपों या नागों के देवता हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई अलग डिवीजन नहीं है इसका। तो एक तो ये ध्यान रखना। इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। देख लेना, आए तो उठा के और बात करके देना, क्लास ले रहे हैं, और जयदेव जी का नंबर देना, उनसे कॉन्फ्रेंस करा। कृषि कार्यों का उपकारक देवता। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें कहा जाता है काला वाला का देवता, काला वाला का देवता। काला यानी सर्प और बाला यानी ग्वाल बाल, काला यानी सर्प और बाला यानी ग्वाल बाल। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें कहा जाता है धौलिया वीर, इनके गोत्र की वजह से इन्हें धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सरल तत्व, कुछ अलग से नहीं, आपके ही द्वारा पढ़े हुए हैं पहले से। मैंने सामान्य सा डाटा दिया, उसके बाद इनके अन्य नामों से परिचित कराया। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट में ही सांपों का देवता, इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों का उपकारक देवता है, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। उसके अलावा इन्हें गायों का मुक्तिदाता भी कह सकते हैं। एक्चुअली लगभग सभी लोग देवता हैं, उनमें से अधिकांश लोग देवताओं ने गायों को मुक्त कराया था। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो काला वाला का देवता इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना, देखो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे जो किताबों से, गवर्नमेंट किताबों से चीज़ें मिलेंगी वही मैं यहाँ लिखा सकता हूँ, ये रियल फैक्ट है। उसके अलावा कल्पना भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मैं स्वेयर नहीं हूँ तब तक मैं आपको कोई चीज़ परोसूँ तो कहीं ना कहीं वो अतिशयोक्तिपूर्ण होगी मेरी तरफ से। ठीक, मैं ये नहीं कहता चीज़ें और भी हो सकती हैं। अभी मैं आपको अगर एग्जाम्पल देने लगूँ तो कहीं ना कहीं नए सृजन के तहत, अभी नए टीचर्स आते हैं, नए सृजन के तहत थोड़ी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके नई नई चीज़ें दे जाते हैं। अब हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं तो इम्प्रेसिव लगता है, ओ माय गॉड हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ओ माय गॉड महान टीचर, इट्स गुड, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर, वो कहाँ से लाया, इसने तो सबको अवतार घोषित कर दिया। कहाँ से पढ़ा भाई, पढ़ा कहाँ से, ये तो देखो उसने पढ़ा कहाँ से, उसका सोर्स तो लो। किसी चीज़ पर अगर आपको संदेह होता है तो उसका सोर्स तो लो कि भाई गुरुजी हमें ये तो बताओ, ये आपसे कहाँ से लाए ये। अभी यूट्यूब और इस गूगल के माध्यम से आप अगर देख करके पढ़ा रहे हो तो वो कोई सोर्स ही नहीं माना जाता है। किस किताब से आपने लिया, कहाँ से लिया, वैसे ही बना के दे गए और हमें खुश कर गए, ना जी ना, ऐसा तो होगा ही नहीं। लो तो ठोस लो, ऑथेंटिक मान लो और मजबूत मान लो, जो हम जिसका एग्जाम अगर कहीं ना कहीं सोर्स दे सकें। क्योंकि मुझे भी पता है कल को मैं चीज़ें बता जाऊंगा और कल को वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, किसी ने सोर्स मांग लिया तो मुझे देने को होगा नहीं। ठीक, मैंने आपको पता है कुछ दिन पहले एक राणा प्रताप पढ़ाया था, मैंने एक उल्लेख किया था कि भाई 21-18 जून का मैंने थोड़ा सा डिवीजन किया था और उसके अकॉर्डिंग समझाया था कि 18 जून कहाँ से आया। मैंने ये भी बताया था मुंत ख्वाबुल तवारीख से, और मैंने उस समय ये कहा था कि मुंत ख्वाबुल तवारीख मैंने पढ़ी नहीं है छोरो, लेकिन कैसे बताया
मुंत ख्वाबुल तवारीख में कैसे लिखा हुआ है उसका सोर्स मैंने आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की किताब बताई, जिसमें स्पष्ट रूप से स्रोत लिखे होते हैं नीचे। तो स्रोत के माध्यम से हमें पता चला। तो कहीं ना कहीं जब तक हम किसी चीज का स्रोत ना दे सके तो हमारा हक नहीं है कि हम बेफालतू की रामायण यहां लिखा जाए। पर आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ध्यान से, जो चीजें हाँ आपको अगर लगती हैं और आपके पास कोई सोर्स मौजूद है तो बढ़ा दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कहने से आप अच्छे सिद्ध हो जाए या कहने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिद्ध हो जाए। आप अच्छा चुपचाप लिख देना नीचे अपनी कॉपी में और फिर ध्यान रखना, ये आपके लिए बड़ा गेन पॉइंट होगा। और सभी नहीं जानते, आप जानते हो। ऐसे ही करा करो, ध्यान से सुने जी। हाँ, चुपचाप ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा के लिख लीजिए। अन्य नाम में अभी आपके हो गए। देखो अभी नेक्स्ट देखें, तेजाजी के मंदिर में तेजाजी के मंदिर में सर्पदंश का इलाज करने वाला पुजारी कहलाता है। और क्या कहलाता है? एक्चुअली जो सर्पदंश का इलाज करता है वो क्या कहलाता है? घोड़ला। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। अगर एक बार रिवाइज करें सब याद है। नेक्स्ट बात करें, तेजाजी के गीत क्या कहलाते हैं? हाँ जी, तेजाजी के गीत कहलाते हैं टेर, यानी तेजा टेर। अगर सेपरेट वे में देखें तो हम टेर कह सकते हैं, तेजा टेर। ठीक भाई, तो बहुत सरल है। तेजाजी के मंदिर में जो सर्पदंश का इलाज करने वाला पुजारी होता है वो क्या कहलाता है? एक्चुअली वही पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करता है वही घोड़ला कहलाता है। और आपको पता है सर्पदंश का इलाज तेजाजी के किस मंदिर में बृहद स्तर पर किया जाता है? ना पता? और वो है भावता गांव में। भावता जो है अजमेर में, वहां किया जाता है सर्पदंश का बृहद स्तर पर इलाज किया जाता है। कोई बात नहीं। और एक्चुअली ये ज़्यादा जो कह सकते हैं प्रसिद्ध हैं ये अजमेर में ही हैं। वैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो विगत समय एक राजस्थान पुलिस में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तेजाजी की कर्मस्थली कौन सा स्थान रहा? बिल्कुल सही आंसर, बांसी दुगारी बूंदी। कहीं ना कहीं आज की डेट में यह आंसर बिल्कुल चर्चा में है, सब किताबों में उपलब्ध है। लेकिन मैं लगातार अध्यापन करा रहा हूं, मैंने भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने के बाद ही पब्लिश ही होते हैं। हकीकत बात तो ये है। वैसे बांसी दुगारी बूंदी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में आने के बाद पब्लिश होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाद में भाई प्रचलन में आते हैं, बाकी पहले तो किताबों में लिखे भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तेजाजी को अपनी तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ, लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ मेर के मीणाओं से युद्ध किया था। मेर के मीणाओं से, इस घटनाक्रम को मैं बता दूंगा। मीणाओं से युद्ध किया था, युद्ध किया और गायों को मुक्त कराया था। गायों को मुक्त कराया था, इसलिए गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, कराया था। नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्प के काटने से हुई थी। अभी हम घटनाक्रम देखें। एक तो क्या है कि लाछा गुजरी की एंट्री अचानक हुई है इस घटनाक्रम में, ये कौन है जी? दूसरी बात यह है कि जो ये मेर के मीणा हैं, इनसे युद्ध करते हैं, गायों को मुक्त कराते हैं, घटनाक्रम क्या है? और फिर इनकी जो मृत्यु होती है वो सांप के काटने से क्यों होती है, उस पर चर्चा हो जाती है। ये सारा घटनाक्रम एक छोटी सी एक लोक कथा इनके बारे में जो प्रचलित है उसके संदर्भ में आप सब समेकित कर सकते हो। सुने ध्यान से कि तेजाजी जिनके संदर्भ में बताया जाता है
कि तेजा जी अपने घर रहते थे जी, काम वाम करते होंगे जितना करते होंगे। मम्मी जी वगैरह ने एक दिन इनको थोड़ा सा कह दिया कि बेटा कुछ काम किया कर, ढंग से मेहनत किया कर। इनकी पत्नी जो थी वो पनेर में थी, पैमल। मम्मी जी का ताना सुनकर एक दिन ये सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए साहब, बैलों को और हर को लेकर के खेतों को जोतते रहे, दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी घर से खाना लेके नहीं पहुंचा। मैं नहीं कह रहा हूँ किताब में लिखा होता है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ आजकल कहता ही नहीं हूँ, हाँ क्योंकि किताबों में ही लिखा है। और ये तो लोक कथा है जी। बताया जाता है कि दोपहर गए, लगभग 2 बजे के बाद इनकी भाभी जी पहुंची। अब भाभी जी पहुंची, अब बताओ सुबह से कोई आदमी वर्क कर रहा हो और इतनी लेट कोई आए तो थोड़ा गुस्सा तो आएगी नॉर्मली, आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ तो हुआ भी होगा ये। तो ध्यान से सुने, 2 बजे के बाद पहुंची तो तेजा जी बड़े गुस्से में, तेजा ने कोई डायलॉगबाजी कर दी होगी, ये कह दिया होगा कि भाभी जी ये कोई टाइम है आने का वगैरह वगैरह वगैरह। अब कैसे कहा होगा तो वो नहीं पता है। बाकी की उस समय भाभी जी बड़ी नाराज हुई थी, उन्होंने ताना मार दिया कि तुझे टाइम से खाना चाहिए। हाँ तो सही कह दी इन्होंने, बात लिया भाई टाइम से मिल जाएगा। अब इसी ताने को सुन करके आ जाते हैं तेजा जी घर, अपनी घोड़ी लीलड़ को कसा जीन वीन रखी, जो भी कोई सिस्टम होता है। और जैसे ही घर से निकलने लगे तो कोई अपशगुन वगैरह हो गया। मम्मी जी ने कहा बेटा रहने दे, आज रहने दे, कल ले आइयो, कि ना लाऊंगो। चल दिए जी, नहीं माने। अपशगुन वगैरह हुआ था। अपशगुन में आप जानते हैं कुछ भी, चाहे बिल्ली का रास्ता काट जाना हो चाहे छींक का आ जाना हो। चल दिए, संध्या के समय पहुंचे जी कहाँ, पनेर। अब संध्या के समय इनकी जो सासू माँ थी वो गाय का दूध दोह रही थी। जैसे ही घोड़ी ने एंट्री की, गाय दुलत्ती मार गई, उछट गई। बताया जाता है कि अब सासू जी ने ये तो देखा नहीं कि कौन एंट्री कर रहा है, और सासू जी ने बिना देखे ही गाली देना प्रारंभ कर दिया, कौन आ गया डॉट डॉट डॉट, जो भी गाली वगैरह होंगी। बताया जाता है तेजा जी बड़े नाराज हुए और वहीं से उल्टे पैर लौट लिए। लेकिन ये सारा प्रोसेस देख रही थी पैमल कि वो आए। बताया जाता है कि पैमल ने अपनी एक सहेली लाचा गुजरी को बुलाया, कहा कि देख, अब लाचा गुजरी जाती है जी गांव की सीमा से, जैसे ही बाहर निकलने वाले थे तो लाचा गुजरी ने कहा जीजा जी रुको, कि ना मैं ना रुकूं, कि क्यों, क्या बात है, कि मेरा अपमान हुआ है उस घर में, मैं वहां ना जाऊं, कि चलो रहने दो, वहां मत जाओ आप, चलो आज हमारे घर चलो। अब सब लाइट, संध्या का समय बता ही रहा हूं मैं, रात हो गई थी, तो वो लाचा गुजरी के घर चले गए। वहीं पर रात्रि विश्राम चल रहा था। रात में बताया जाता है कि लाचा गुजरी, देखो क्या फीलिंग ले रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। रात में लाचा गुजरी की गायों को मेर क्या एक भौगोलिक इकाई है, अजमेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेर कहलाता है, मेरवाड़ा है मेर। बताया जाता है कि मीणा जो थे वहाँ के, वो लाचा गुजरी की गायों को चोरी करके, अब मॉर्निंग में जैसे ही पता चला कि गाय चोरी हो गई। अब ससुराल में तो आदमी सुपरमैन ही होता है। इन्होंने कहा जी मैं लाऊंगा। तेजा जी चल दिए, मेर के मीणाओं को से संघर्ष किया। अब मेर के मीणा भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि अचानक कोई बंदा आएगा, सुपरमैन आएगा और ठोक के चला जाएगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था उन्होंने। जाते हैं जी और उनको थोड़ा सा तो वहाँ लड़वड़ के और वहाँ से ले आते हैं जी, गायों को सौंप दिया जी लाचा गुजरी को। पता चला कि उन गायों में एक बछड़ा कम था जी। तेजा जी ने कहा उसको भी लाऊंगा। उन्होंने कहा रहने दो जी, अब रहने दो, पहले तो आप गए थे, अचानक गए थे, वो सतर्क नहीं थे, अभी तो पता है सुपरमैन दोबारा आ सकता है, तो निश्चित रूप से कहें सुपरमैन ही हमारे लिए तुम्हारे लोग देवता तेजा जी, हम तो यही करेंगे, ये आ सकते हैं इसलिए वो सतर्क होंगे, अब रहने दो आप, कि ना मैं जाऊंगा। चल दिए जी। बताया जा रहा है कि जब मैं लोक कथा कह रहा हूँ, बताया जाता है कि जब ये जा रहे थे तो सेंदरिया नामक स्थान, सेंदरिया कहाँ है, ब्यावर में, अभी वर्तमान की बात करें तो सेंदरिया में
दो सर्प जल रहे थे आग में। तेजाजी अपनी लीलड़ घोड़ी से उतरे, भाग करके एक को बचा लिया। अब दूसरे को बचाने जाते तक वो जल गया, बेचारा मर गया। अब जो बच गया था वो तेजाजी से बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा। तेजाजी बोले भाई क्यों डसेगा, मैंने तो अच्छा किया है कि ना मैं डसूंगा। पहले क्यों डसेगा ये तो बता, कि हम तो प्लानिंग से मर रहे थे, एक साथ मरते एक साथ जन्म लेते, कुछ सही होता, तुमने तो सिस्टम ही बिगाड़ दिया, मैं तो डसूंगा। कह रहे तो बड़ी दिक्कत है, मान नहीं रहा था सांप। तेजाजी ने कहा ठीक है भाई डस लेना, लेकिन मेरा एक कार्य अधूरा है, मैं उसको करके आता हूं। ऐसे ऐसे एक बछड़ा लाना है, ऐसे मैं सौंप देता हूं और तुरंत आ जाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ओके साहब, डील डन। ऐसा कहकर के तेजाजी निकल गए। अब मेरे के मीणा सतर्क थे जी। जैसे ही पहुंचे घमासान संघर्ष प्रारंभ। अब इस संघर्ष के दौरान तेजाजी बुरी तरह से घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, शरीर के प्रत्येक अंग से रक्त निकलने लगा, लेकिन जी हिम्मत ना हारी और उसके बावजूद भी उस बछड़े को वहां से छुड़ा। बछड़े को लाचा गुजरी को सौंपा। घायल तेजाजी वचन के अकॉर्डिंग कहां पहुंचे, सेंदरिया पहुंचते हैं जी वहां, और वहां कहा कि भाई प्रोसेस पूरा कर लो। अब सांप ने देखा तेजाजी को, खत्म मामला। तेजाजी ने कहा टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं, मेरे शरीर का एक पार्ट अभी सुरक्षित है। और वो पार्ट क्या था, पीछे रह गया, हाँ जी जीभ। जीभ, तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और सांप ने डस लिया। अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका कि तेजाजी को सांप ने कहां डसा था, अरे सेंदरिया में। ऐसे कोई ऑप्शन आएंगे कि जीभ पे, होठ पे, नाक पे, कान पे, ऐसे ऑप्शन थोड़ी आते हैं। नहीं, कहां डसा था, सेंदरिया में, ध्यान रखना इस बात को। अब वहां से चल दिए और सुरसुरा में इनकी मृत्यु, सुरसुरा अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि सुरसुरा में ही इनका बड़ा मंदिर स्थापित किया गया था, लेकिन परबतसर का सामंत वहां से उस मूर्ति को ले गया था और परबतसर में ही इनका मंदिर स्थापित किया गया। वो मूर्ति स्थापित की गई और परबतसर में इनका बड़ा मेला भी लगता है तेजाजी का। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। आज तेजा दशमी तो बात कैम है फिर, शाबाश। अभी देखो मैं अभी यहां लिख देता हूं ये चीजें कि तेजाजी को, अभी आप सोचते रहो कुछ, तेजाजी को सांप ने सेंदरिया, सेंदरिया ब्यावर, सेंदरिया में डसा था और इनकी मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई, ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं तेजाजी की कर्म स्थली, और वो है बांसी दुगारी बूंदी। नेक्स्ट बात करें तो ध्यान से सुनना, तेजाजी का मंदिर कहाँ है तेजाजी का, परबतसर नागौर। अन्य मंदिर भी हैं, परबतसर नागौर। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी / तेजा दशमी, इसे ही कह सकते हैं, दशमी को मेला भरता है। नेक्स्ट बात करें तो हाँ,
हाँ, अभी किसमें? एक मिनट एक मिनट, डीडवाना जिले में है। कुचामन, अच्छा ये संग संग है का जुगाड़। डीडवाना, अरे डीडवाना ही लिख लो ना, इतने से सिंबल ले लो ना, मैं जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। हाँ जी, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर हम देखें तो खड़नाल, खड़नाल क्या है? नागौर। भावता अजमेर। ब्यावर कहाँ है? ब्यावर में। सेंदरिया ब्यावर में, ब्यावर, हाँ। सुरसुरा अजमेर। और बांसी दुगारी बूंदी, ये भी लिख देना। ठीक भाई, ये सामान्य सा डाटा है, बिल्कुल सरल, कुछ नहीं। एक बार हम रिवीजन करने लगे, जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं। हम देखें तेजाजी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल, नागौर। 1074 ईस्वी में हुआ। इनके पिता ताहड़ जी, माता राजकुमरी, पत्नी पेमल दे, वंश नागवंशीय जाट, गोत्र धौल्या गोत्र, और इनका घोड़ी का नाम लीलण या सिड़गारी। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है अभी यहाँ पर। हम अगर देखें तो तेजाजी की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी के द्वारा ही इनके घर पर पहुंचाया गया था। यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं इनकी मृत्यु का समाचार इनके घर लीलड़ घोड़ी द्वारा पहुंचाया गया। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि भाई लीलड़ ने घर जाके कही होगी भाई सुन लो सुन लो सुन लो मर गए तेजाजी, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन लीलड़ सिंगल पहुंची थी, सवारी नहीं थी, तो समझ गए कि हाँ। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें, ध्यान से सुनना। इनके अन्य नामों की बात की जाए तो इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है, इन्हें कालावाला का देवता कहा जाता है, इन्हें धौलियावीर के नाम से भी। नेक्स्ट, इनके जो मंदिर में शब्दंश का इलाज करने वाला पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला। इनके गीत क्या कहलाते हैं? तेजाजी गीत का टेर। ठीक भाई। नेक्स्ट, तेजाजी ने मेरकी मीणाओं से जो युद्ध किया था, किसकी गायों की रक्षार्थ किया था? लाछा गुजरी गायों की रक्षा। तेजाजी को सर्प ने कहाँ किस स्थान पर डसा था? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में। कहाँ हुई थी? सुरसुरा। इनका जो बड़ा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? परबतसर नागौर में, जहाँ प्रतिवर्ष कब मेला लगता है? ठीक, वैसे मेले त्योहार आपको अलग से भी पढ़ाए जाएंगे, सारा उल्लेख उस समय विस्तृत रूप से और भी किया जाएगा। नेक्स्ट, इनके अन्य मंदिर हैं, आप ये पूरा डाटा नोट कर लो। ठीक भाई, हम और आगे चर्चा करेंगे, अभी ये नोट करें। शुरू से करो स्पीड से।